जरा सोचिए, 300 साल। इस दौरान 5 अलग-अलग खानदानों ने दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान पर राज किया और उसकी कहानी हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसी ताकत जिसने ना सिर्फ हुकूमत की, बल्कि यहाँ के कल्चर, आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी दिखती है। तो चलिए इस सफर की एक झलक देखते हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम इन 5 राजवंशों के उतार चढ़ाव को समझेंगे। शुरुआत होगी गुलाम वंश से और कहानी आगे बढ़ेगी लोधी वंश के अंत तक। समझ लीजिए, ये हमारी आज की यात्रा का मैप है। लेकिन एक मिनट, दिल्ली सल्तनत की कहानी ऐसे अचानक से शुरू नहीं हो गई। नहीं, इसकी बुनियाद, इसकी नींव उन हमलों और उन लड़ाइयों में रखी गई जिन्होंने कई दशकों तक उत्तर भारत की पूरी राजनीतिक जमीन को हिला कर रख दिया था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, महमूद गजनी जैसे जो पहले हमलावर थे, वो आते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे। लेकिन मोहम्मद घोरी का प्लान कुछ और ही था। उसका मकसद था यहीं रहकर एक स्थायी साम्राज्य खड़ा करना। और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, बस वही एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा पल जिसने सपने को हकीकत बनाने का रास्ता खोल दिया और उत्तर भारत का पूरा पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया। और इसी जीत के बाद दिल्ली की कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। यहाँ सल्तनत की बागडोर किसी शाही खानदान के हाथ में नहीं आई, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन लोगों ने संभाली जो कभी गुलाम थे और अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान बन गए। इस वंश के 2 सबसे बड़े चेहरे ये रहे। एक तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गोरी के वही वफादार सेनापति थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और दूसरी तरफ हैं उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश। इन्हें इस सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इस बिखरी हुई ताकत को जोड़कर एक एकजुट, एक संगठित साम्राज्य की शक्ल दी। इस वंश की शुरुआत सच में कमाल की थी। ऐबक, जिनको उनकी दरिया दिली के लिए लोग लाख बख्श भी कहते थे, यानी लाखों का दान देने वाला, वो एक गुलाम से सुल्तान बने। ये चीज साफ दिखाती है कि उस दौर में वफादारी और सैन्य क्षमता आपके खानदान से ज्यादा मायने रखती थी। अब आते हैं एक बहुत ही अहम साल पर, 1229। इस साल क्या हुआ? इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से एक मान्यता पत्र मिला। अब सवाल ये कि इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, उस वक्त खलीफा पूरी इस्लामी दुनिया के एक तरह से धार्मिक प्रमुख थे, तो उनसे मान्यता मिलना मतलब एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिलना। इस एक खत ने दिल्ली सल्तनत को पूरी इस्लामी दुनिया में एक स्वतंत्र और कह सकते हैं कानूनी तौर पर वैध सल्तनत का दर्जा दिला दिया। सच में ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। गुलाम वंश के बाद सत्ता में एक बड़ा बदलाव आया। अब मंच पर एंट्री होती है खिलजियों की, एक ऐसा वंश जिसने दिल्ली सल्तनत को ताकत और विस्तार के उस शिखर पर पहुंचा दिया जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा इस नक्शे को देखिए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा की कहानी है। उनके समय में सल्तनत की सरहदें उत्तर भारत से निकलकर सीधा दूर दराज दक्षिण भारत तक फैल गई थी। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत एक मामूली सल्तनत से बढ़कर सचमुच में एक साम्राज्य बन गई थी। ये जो लाइन है ना, ये खिलजी की सैन्य ताकत का पूरा सार है। उसने अपने सबसे काबिल सेनापति मलिक काफूर के जरिए पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली के आगे झुका दिया। सोचकर देखिए, ये पहली बार हो रहा था कि दिल्ली के किसी सुल्तान का नियंत्रण इतने बड़े इलाके पर था। तो सवाल ये उठता है, आखिर खिलजी इतनी बड़ी सेना को बनाए कैसे रखता था? इतना पैसा कहाँ से आता था? जवाब छिपा है उसकी शानदार बाजार नियंत्रण नीति में। ये टेबल देखिए, उसने अनाज से लेकर घोड़ों तक हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी। इससे हुआ क्या? इसका सीधा फायदा ये हुआ कि सैनिकों को कम वेतन में भी आराम से गुजारा हो जाता था। एकदम आर्थिक जीनियस। एक और मास्टर स्ट्रोक। खिलजी के उस शानदार दौर के बाद कहानी में एक नया और बहुत ही अजीब मोड़ आता है, तुगलक वंश का दौर। और इस वंश का सबसे मशहूर या कहूं बदनाम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। एक ऐसा शासक जिसके बारे में कहते हैं कि वो जीनियस भी था और शायद थोड़ा सा सनकी भी। उसकी योजनाएं ऐसी थी कि या तो सल्तनत को अर्श पर ले जाती या फिर फर्श पर ला देती। उसके सबसे बदनाम प्रयोगों में से एक था राजधानी को बदलना। जरा कल्पना कीजिए, सुल्तान ने दिल्ली की पूरी आबादी को आदेश दिया कि सब लोग 1500 किलोमीटर पैदल चलकर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसो।
आइडिया बुरा नहीं था, साम्राज्य के केंद्र से शासन करना। लेकिन ये योजना एक भयानक सपना बन गई और आखिरकार थके हारे लोगों को वापस दिल्ली लौटने का आदेश देना पड़ा। और ये उसकी ऐसी अजीब योजनाओं का अकेला उदाहरण नहीं था। उसने सोने चांदी के सिक्कों की जगह सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चला दी। लेकिन लोगों ने क्या किया? अपने घरों में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और बस पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। मतलब साफ है, उसके विचार कागज पर तो बेहतरीन थे, लेकिन हकीकत से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हैरानी की बात पता है क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के इन सारे असफल प्रयोगों के बावजूद सल्तनत का इलाका अपने शिखर पर था, जैसा कि इस नक्शे में साफ दिख रहा है। लेकिन शायद यही समस्या थी। साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसे संभालना ही मुश्किल हो गया था और बस यहीं से इसके टूटने की शुरुआत हो जाती है। तुगलक वंश के बाद सल्तनत की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। फिर आए सैयद और लोधी, लेकिन वो इस बिखराव को रोक नहीं पाए। सल्तनत का दायरा छोटा होता गया और सुल्तानों का नियंत्रण बस दिल्ली के आसपास तक सिमट कर रह गया। लेकिन इन 300 सालों में सल्तनत ने जो विरासत छोड़ी, वो आज भी हमारे इतिहास का एक अहम हिस्सा है। और फिर आता है साल 1526, पानीपत का मैदान। एक नई ताकत बाबर अपनी तोपों के साथ आता है और दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इस एक लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत के 320 साल लंबे सफर पर पूर्ण विराम लगा दिया और हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के दौर की शुरुआत हुई। लेकिन रुकिए, सल्तनत की कहानी सिर्फ जंग और सुल्तानों तक ही सीमित नहीं है। उसने प्रशासन का एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जो सदियों तक चलता रहा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इक्ता प्रणाली। ये क्या था? आसान भाषा में साम्राज्य की जमीन को छोटे छोटे हिस्सों यानी इक्ता में बांटकर अधिकारियों को दे दिया जाता था। बदले में वो लोग राजस्व वसूल करते थे और सुल्तान के लिए सैनिक बनाए रखते थे। ये सिस्टम इतना कारगर था कि इसका असर मुगलों और उनके बाद आने वाले शासकों पर भी साफ दिखता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल रह जाता है, 300 साल, 5 राजवंश, इतने उतार चढ़ाव, जीत और हार, इन सब ने मिलकर आगे आने वाले मुगल साम्राज्य और उसके बाद के हिंदुस्तान के लिए आखिर कैसी जमीन तैयार की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहासकार आज भी ढूंढ रहे हैं।